नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। हरियाणा सरकार ने पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों, शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की सीमा को केंद्र द्वारा तय की गई सीमा 8 लाख से घटाकर 6 लाख कर दिया। यानी अब जिस परिवार की सालाना आय 6 लाख से ज्यादा होगी उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा और यह आय सभी स्रोतों से प्राप्त आय को सकल वार्षिक आय की गणना करने के साथ ही जोड़ी जाएगी। हरियाणा सरकार ने यह सीमा मौजूदा समय में 6 लाख रुपए तय की है। प्रदेश सरकार ने जहां एक तरफ यह फैसला लिया तो वहीं सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई। तो आरक्षण को लेकर हरियाणा सरकार के इस फैसले को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने हरियाणा सरकार के क्रीमी लेयर के नए प्रावधानों पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि पिछड़े लोगों को आरक्षण से वंचित रखने के लिए हरियाणा सरकार ने ये कदम उठाया। क्रीमी लेयर को लेकर जारी की गई नई अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट को भ्रमित करने वाली है। कुमारी सैलजा यही नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि कानून के खिलाफ होने के साथ ही इंदिरा गांधी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दिशा निर्देश पर निर्धारित जो मानदंड थे उनसे भी प्रदेश सरकार का फैसला अलग है। यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द अधिसूचना की ही कॉपी है। सभी स्रोतों से वार्षिक आय 6 लाख रुपए निर्धारित करने से उन्होंने कहा कि चपरासी, डी श्रेणी और सैनिकों के साथ किसानों और कौशल श्रमिकों के बच्चों के आरक्षण का अधिकार छिन गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 24 अगस्त 2021 को प्रदेश सरकार की तरफ से क्रीमी लेयर को लेकर 17 अगस्त 2016 और 28 अगस्त 2018 को जारी अधिसूचनाओं को निरस्त कर दिया था। इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और हरियाणा पिछड़ा वर्ग आरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 3 महीने के अंदर नई अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया था। हरियाणा सरकार को यह निर्देश जब दिया गया, इसके बाद प्रदेश सरकार ने नए सिरे से यह क्रीमी लेयर तय की है। ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि क्रीमी लेयर होती क्या है। ओबीसी के लिए आरक्षण की बात की जाए तो सरकारी नौकरियों और दाखिलों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण। अगर किसी ओबीसी वर्ग के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक है तो उस परिवार के लड़की या लड़की को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। क्रीमी लेयर का मतलब होता है कि मलाईदार तबका। इस लेयर के माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग में आने वाले व्यक्तियों का आर्थिक आधार पर बंटवारा किया जाता है। इसका मतलब यह भी है कि इस कैटेगरी में जो भी आता है सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी कैटेगरी का उनको लाभ नहीं दिया जाता। तो सवाल आपका में हम बात करेंगे इसी मुद्दे पर कि हरियाणा सरकार ने जो आरक्षण की जो सीमा है वो वार्षिक सीमा 8 लाख से 6 लाख जो की है उस पर क्यों गतिरोध है, क्यों विपक्ष हमलावर है। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं कुछ अहम सवालों पर। तो क्रीमी लेयर आरक्षण से बाहर तो कांग्रेस परेशान, आर्थिक मानकों पर आरक्षण तो क्यों बवाल, पैसा पोजीशन तो आरक्षण की क्या टेंशन। पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर विपक्ष की सियासत। सवाल आपका में हमने फोन नंबर्स ओपन कर रखे हैं, आप सीधे हमारे साथ इन नंबर्स पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपने सवाल इस कार्यक्रम में पूछ सकते हैं। तो सवाल आपका में हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, सीधे हम रुख करना चाहेंगे। वंदना पोपली हैं, प्रवक्ता बीजेपी की, लाल बहादुर खोवाल हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए और खबर फास्ट पर समय देने के लिए। मेरा पहला सवाल लाल बहादुर खोवाल जी, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, आपसे है। सर, कांग्रेस परेशानी कांग्रेस को जो हो रही है, सरकार ने आरक्षण की जो सीमा है वो 6 लाख कर दी है, कांग्रेस को परेशानी किस बात से है? ऐसा है जी, बात 6 लाख और 8 लाख की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है आरक्षण के साथ बार बार छेड़खानी कर रही है। अभी 24 अगस्त 2021 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़ा वर्ग कल्याण निगम की पेटिशन के ऊपर एक फैसला दिया और जिसमें बाकायदा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 2016 और 2018 में नोटिफिकेशन हरियाणा सरकार ने की थी, जी। जिसके अंदर सैलरी और एग्रीकल्चर इनकम को इंक्लूड कर दिया था, जो कि सामाजिक और शैक्षणिक उसको बिल्कुल खत्म कर दिया। उसको क्वेश करते हुए 3 महीने के अंदर नई नोटिफिकेशन जारी करने का आदेश दिया था। लेकिन हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी इंदिरा साहनी केस की इस तरह से धज्जियां उड़ा रहे हैं बार बार। इंदिरा साहनी के केस में बाकायदा क्राइटेरिया फिक्स किया हुआ है, उसके अंदर बाकायदा मानक दिए गए हैं कि आप क्रीमी लेयर का जो क्राइटेरिया कैसे फिक्स करेंगे। दोबारा फिर वही नोटिफिकेशन अभी 17 तारीख को हरियाणा सरकार ने जारी की है, जिसमें उसने स्पेसिफिक लिख दिया है कि इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज, यानी सैलरी और एग्रीकल्चर इनकम को भी उन्होंने इंक्लूड कर दिया है। इससे क्या होगा, जो संविधान की मंशा है, जो इंदिरा साहनी का केस है जिसमें 2 जजमेंट आए। पहला जजमेंट ये था इंदिरा साहनी का कि ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, दूसरा ये था उसके मानक क्या हो। उसमें भारत सरकार ने बाकायदा मानक फिक्स किए थे कि इन मानकों के आधार पर सैलरी और एग्रीकल्चर इनकम को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, और इसके अलावा अदर देन सैलरी एंड एग्रीकल्चर इनकम होगी, उसको इनकम का क्राइटेरिया माना जाएगा। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में अपने फैसले में इंदिरा साहनी में ये लिखा भी एक व्यक्ति, मैं इंदिरा साहनी का एग्जाम्पल ही कोट कर रहा हूँ आपके सामने जी। एक अगर दुबई में जा करके कोई पैसा कमा लेता है और फिर वो इंडिया में आ जाता है, इससे उसका सामाजिक स्टेटस नहीं बढ़ जाता, वो सोचती तब भी बैकवर्ड माना जाएगा। जैसे कि एक चतुर्थ क्लास का कर्मचारी है या कोई जेबीटी अध्यापक है, 4th क्लास है, 3rd क्लास है, वो अगर नौकरी लग गया, नौकरी से उसने पैसा, उसको सैलरी मिल रही है, तो उसका सामाजिक स्टेटस नहीं बढ़ जाता। और मान लो हरियाणा सरकार ने अब जो नोटिफिकेशन जारी की है अभी, उसमें इवन ये भी कर दिया कि क्लास 1 और क्लास 2 कोई अगर अधिकारी होगा या संविधानिक पदों पर जो कोई बैठा होगा, वो भी रिजर्वेशन से बाहर कर दिया। जबकि पहले और जो केंद्र सरकार का रिजर्वेशन का फंडा है वो अलग है। हरियाणा सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी केंद्र की एक भी बात को नहीं मानते। इवन हमारे बैकवर्ड के कुछ लोग मुख्यमंत्री से मिले, मुख्यमंत्री ने ये बोला कि मैं इस मामले में मोदी जी की बात नहीं मानूंगा, केंद्र में कोई भी क्राइटेरिया हो, मेरा हरियाणा का क्राइटेरिया अलग होगा। ठीक है, ठीक है। आज तक भी ये नहीं समझ पाए कि गरीब क्या होता है। जब भी कोई मुख्यमंत्री से मिलने जाता है वो कहता है मैं गरीब को पहले आरक्षण देना चाहता हूँ, लेकिन हमें आज तक ये समझ नहीं आया कि माननीय मुख्यमंत्री जी की गरीब की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, वो किसको डेफिनेशन मानते, किसको? क्या वो एक चपड़ासी को गरीब नहीं मानते? क्या वो एक क्लर्क को गरीब नहीं मानते? क्या उनकी नजरों में केवल वो गरीब है जो? ठीक है लाल बहादुर खोवाल जी, आप जो बातें कह रहे हैं इसका रिएक्शन मैं वंदना पोपली जी से लूंगा, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं, करीम खान है, उनका सवाल ले लेते हैं। करीम खान, स्वागत है आपका, सवाल करिए। सौरभ जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं कह रहा हूँ ये जो आरक्षण पे चर्चा चल रही है जी, आपका इतना अच्छा चैनल है जो पब्लिक के डिमांड को सुनता है जी, ये बेवजह की आरक्षण पे बात हो रही है। हमारे बैतूल जिले में 40 साल से आरक्षित सीट है। ये विधायक को बताएंगे कौन सी कैटेगरी में आता है, फर्स्ट कैटेगरी में आता है, सेकंड कैटेगरी में आता है जी। एक विधायक जब विधायक बनता है 3 बार चुनाव लड़ता है। आरक्षित सीट है ये जी, SC ST के लिए आरक्षित है। तो सवाल ये उठता है कि जब एक विधायक 3 करोड़ 4 करोड़ 2 करोड़ रुपया वो खर्चा करता है तो वो कहाँ से आरक्षित आरक्षण में आ जाता है। इसी तरीके से जो क्रीमी लेयर के लोग जो होते हैं उनको आरक्षण का लाभ मिलता है और उनके बच्चों को मिलता है, जो हकीकत उसका हकदार है उसको नहीं मिलता। नहीं आप जी ऐसा है जी करीम खान जी, देखिए को ये मालूम नहीं। हाँ, ये शेड्यूल कास्ट की बात कर रहे हैं। ठीक यहाँ पे है लाल बहादुर साहब, लाल है। बहादुर जी मैं आपके पास आऊंगा। करीम खान, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना सवाल आपको रखा आपने और अपनी बात रखी है। और आरक्षण का जो मुद्दा हमने आज उठाया है वो आपसे जुड़ा ही मुद्दा है, बेहद अहम मुद्दा इसलिए हो जाता है क्योंकि कांग्रेस सरकार के इस फैसले पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस का ये आरोप है कि पिछड़े और वर्ग के जो लोग हैं,
पिछड़े तबके के जो लोग हैं उसे सरकार ने नजरअंदाज कर दिया है इस आरक्षण के मसले पर। साथ ही क्रीमी लेयर का जो बात की जाए तो मंडल आयोग की बात की जाए या इंदिरासानी के मामले की बात की जाए, उसके इतर उसके विपरीत सरकार ने यह फैसला लिया है। वंदना बोबली जी है, प्रवक्ता हमारी बीजेपी की हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे मैं आपका रुख करूंगा। वंदना, आप बताइए कि लाल बहादुर जी जो आरोप लगा रहे हैं उस आरोप में कितनी सच्चाई है? क्या प्रदेश की सरकार जो केंद्र सरकार द्वारा मानक तय कर दिए गए हैं और जो 1992 का मंडल आयोग था उसके अधीन जो मामले तय किए गए थे उसके विपरीत काम कर रही है, और अगर ऐसा है तो क्यों? देखिए सौरभ, मुझे पूरा समय दीजिएगा क्योंकि इसमें टेक्निकल इश्यूज पर कांग्रेस फंसाने की कोशिश कर रही है और मिसगाइड करने की कोशिश कर रही है। लोगों को कहीं जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इस चीज को समझिए कि मंडल कमीशन ने अप्रूव किया था कि जितने भी सोशली एंड इकोनॉमिकली रूप से और आर्थिक रूप से जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा जी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक केस लड़ा गया जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, इंदिरासानी एंड अदर्स वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था जो क्रीमी लेयर है वो कहीं पर भी इसमें इंक्लूड नहीं की जाएगी। 27% में उनको दिया जाएगा रिजर्वेशन जो नीचे तबके से आते हैं, जिनकी इनकम कम है। दो चीजें देखी जाएंगी, इकोनॉमिकली भी देखा जाएगा और सोशली भी देखा जाएगा। ऐसा नहीं कि खाली इकोनॉमिकली देख सकते हैं, सोशली भी देखा जाएगा। तो अब 27% रिजर्वेशन से तो कोई छेड़छाड़ ही नहीं हुई है। अगर 100 में से 27, अगर कहीं पर 100 पोस्ट है तो 27 लोग ओबीसी के लग रहे हैं, तो पहले भी लग रहे थे, अभी भी लगेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा। दूसरी बात सौरभ जी, मैं आपसे पूछती हूँ, आप और मान लीजिए आप और मैं ओबीसी जो है उसमें से आते हैं, एससीबीसी में से आते हैं, और आपकी जो सैलरी है वो मान लीजिए कि 50,000 है, मेरी सैलरी जो है वो माफ कीजिएगा इनकम, मेरी इनकम 67,000 रुपए है। तो हम दोनों के परिवारों में से किसके परिवार को आरक्षण पहले मिलना चाहिए? आपकी 50,000 से कम है, मेरी 67,000 से ज्यादा है, तो किसको मिलनी चाहिए? बिल्कुल वंदना जी, जो कम है उसको पहले आरक्षण दिया जाना चाहिए। एग्जैक्टली। तो हमने जो सभी सोर्सों से अपने पूरे हरियाणा प्रदेश में चेक किया कि हमारे पास जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं उनका नंबर बहुत ज्यादा है। हमने जो परिवार पहचान पत्र थे उसके माध्यम से, ग्राम पंचायतों से, 5-6 सोर्सेस से हमने पता किया कि हमारे पास जो है एससी-बीसी कैटेगरी के बहुत सारे लोग हैं। और इसलिए हमने क्या किया कि वो लोग जिनकी इनकम कम है, वो लोग जिनके परिवारों में इस तरह का कोई लाभ नहीं मिला है, हम उनको पहले लें। इसलिए हमने उस अमाउंट को कम कर दिया। अब उस अमाउंट कम करने का क्या फायदा है कि जो लोग जिनकी इनकम कम है, सालाना इनकम 6 लाख से कम है, उनको प्राथमिकता दी जाएगी, उनको पहले जॉब मिलेगी, उनको पहले एडमिशन मिलेगा। तो मेरे ख्याल से ये जो आरक्षण है इसका मेन मुद्दा यही था, इसीलिए ये लाया गया था। तो अगर हमें लगता है कि कहीं पर निम्न आय वाले लोग हैं उनको हम आगे बढ़ाते हैं, तो उसमें कांग्रेस को क्यों तकलीफ हो रही है वो समझ नहीं आता। अब मुझे कह रहे हैं कि पिछड़े लोगों को जो है वो वंचित किया जा रहा है, तो वो मुझे वो भी नहीं समझ आ रहा कि पिछड़े लोगों को कहाँ से वंचित किया जा रहा है। 27% था, 27%, एक सेकेंड में एक बार, यस, 27% जो है रिजर्वेशन था, वो अभी भी 27% है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। अब 27 लोगों को ही मिल रहे हैं 100 में से, तो कहाँ से वंचित कर दिया गया? दूसरी बात, इन्होंने कहा कि वो लोग जो क्लास 1 की नौकरी करते हैं उनको आरक्षण नहीं मिलेगा। क्यों मिलना चाहिए भाई साहब? क्या जो लोग वंचित हैं उनको पहले आरक्षण मिले? हमारे पास नंबर अगर ज्यादा है तो हमने उसको जो क्राइटेरिया उसको कम कर दिया, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? जी बिल्कुल आपके इसी सवाल पर मैं रिएक्शन लूंगा लाल बहादुर जी से। इस बीच हमारे साथ पटियाला से एक दर्शक है, आ रहा हूं मैं आपके पास लाल बहादुर जी। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिनेश है पटियाला से, उनका सवाल ले लेते हैं, फिर मैं आपके पास आता हूँ। दिनेश, स्वागत है खबरफास्ट पर, सवाल करिए। शायद संपर्क नहीं हो पा रहा हमारा दिनेश से। लाल बहादुर जी, आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं। वंदना बोबली जी ने कहा कि आपको क्या तकलीफ है, कांग्रेस को क्या तकलीफ है जब क्लास 1 के अधिकारियों को और ज्यादा आय वालों को अगर क्रीमी लेयर में शामिल कर दिया गया, उसे हटा दिया गया, तो कांग्रेस को क्या परेशानी है? मेरी बहन को रिजर्वेशन का फंडा नहीं मालूम। मैं प्रोफेशन से भी मैं एडवोकेट हूँ, मुझे मालूम है जी। जो मेरी बहन अभी कह रही थी, आर्थिक आधार पे भी बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है कि सोशली बैकवर्डनेस के 3 नंबर, एजुकेशनल बैकवर्डनेस के 2 नंबर
और इकोनॉमिक की बैकवर्डनेस के आए 1 नंबर। अब मेरी बहन से मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप ये बता दें कि इंदिरा साहनी के केस के बाद एक जजमेंट आया अशोक कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, उसमें भी बिल्कुल इंदिरा साहनी को ही बिल्कुल मंडल आयोग का पूरा फॉलो किया गया था, बिल्कुल उसी को फॉलो किया जी। उसके बाद मुझे ये बता दें कि आपके पास कौन सा नया पैमाना आया, कहां से आपने क्राइटेरिया फिक्स किया, कौन सा आपने कमीशन अपॉइंट किया, कौन सा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। मुझे एक बात बता दे सर, उनका सवाल ये नहीं है, वंदना जी का सवाल ये है कि जब क्लास 1 के जो अधिकारी हैं उनको अगर हमने बाहर कर दिया तो उसमें कांग्रेस को तकलीफ क्यों हो रही है? जो ऑलरेडी संपन्न है उसके बाद तकलीफ क्यों हो रही है? वो तो पहले भी बाहर थे। बिल्कुल, मेरी बहन इसको घुमाए ना, उसमें ये था कि 40 साल के बाद अगर बाई वे ऑफ कोई प्रमोशन क्लास 1 क्लास 2 अगर अपॉइंट होता है, प्रमोशन होती है तो उसको रिजर्वेशन मिलना था। अब उनको भी इन्होंने बाहर कर दिया, क्योंकि एक्चुअली जो है रिजर्वेशन का फंडा है वो केवल और केवल सामाजिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, उनके लिए रिजर्वेशन का ये प्रावधान किया गया था। मेरी बहन आर्थिक आधार की जो बात कर रही है उसके लिए बाकायदा इंदिरा साहनी केस के अंदर भी पैमाने दिए गए हैं। आर्थिक आधार पे जो कमजोर लोग हैं उनके आप कर्जे माफ करो, उनकी एजुकेशन फ्री करो, उनको मकान दो, उनको बहुत सारी सुविधा। इवन एक बात और, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का एजेंडा लागू कर रही है, क्योंकि अभी पिछले दिनों इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास सेक्शन के नाम पे 10% रिजर्वेशन भारत सरकार ने दिया जी। हमने उसका कोई विरोध नहीं किया, हम चाहते थे कि उनको रिजर्वेशन मिले। बिल्कुल, मैं आ रहा हूं, लेकिन वहां भी उनकी मंशा देखे, लेकिन उनकी मंशा देखे वहां भी इन्होंने बिना क्राइटेरिया फिक्स किए, बिना कोई आधार के वो रिजर्वेशन दिया। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने सुमो मोटो एक्शन लेते हुए उसमें स्टे कर दिया। 1 लाख MBBS के बच्चे और 30,000 पीजी के बच्चे आज लाइन में लग के खड़े हैं, एडमिशन के लिए इंतजार करें, उनकी लाइफ बर्बाद हो गई है। कोरोना महामारी की वजह से इतने डॉक्टर्स की जरूरत है, इन्होंने जानबूझ के वो नोटिफिकेशन इस तरह से की। अगर आर्थिक आधार पर था अपने पैमाना फिक्स करना चाहिए। लाल बहादुर जी, अगर वास्तव में आप लाल बहादुर जी जो बातें जनरल कास्ट को देना चाहते थे तो आप उस क्राइटेरिया को पहले फुलफिल करते जी। आपकी नीयत ये थी कि वाई लुटे, लेकिन आर्थिक आधार वालों को भी रिजर्वेशन ना मिले, आपकी मंशा। लाल बहादुर जी, मैं आपसे वो जानना चाहता हूं कि कांग्रेस की आपत्ति किन पॉइंट्स पर है, वो कुछ पॉइंट्स बता पाए? वंदना पोबली जी से उनका जवाब लेंगे, कुछ पॉइंट्स बता पाए? मैं आपके पास आ रहा हूं वो पॉइंट्स जानने के लिए कि आपत्ति आपकी किस चीज पर है। नीरज शर्मा हमारे साथ हैं, नरवाना से एक दर्शक जुड़ गए हैं, आपके पास आता हूं मैं। नीरज जी, स्वागत है खबर फास्ट पर, अपना सवाल करिए। सर नमस्कार। नमस्कार नीरज जी, आपकी आवाज आ रही है, अपना सवाल करिए। टेलीविजन सेट का ऑडियो थोड़ा सा कम कर दीजिए आप अपने। जी सर, मैं नीरज शर्मा बात कर रहा हूँ सर, शहर नरवाना डिस्ट्रिक्ट जींद से जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर सारी पार्टियां जो है वो जनरल के अलावा जो भी SC ST आ गई है, OBC आ गई है, उनकी तरफ सबका ध्यान आकर्षित रहता है। जनरल कैटेगरी की तरफ किसी भी पार्टी का नहीं रहता कि उनको क्यों नहीं आरक्षण दिया जाता, मतलब जाता। जबकि अगर मैं ब्राह्मण कास्ट की बात करूं, ब्राह्मण कास्ट आज आर्थिक रूप से भी सक्षम नहीं है और उसकी तरफ किसी भी पार्टी का ध्यान नहीं दिया जाता। सिर्फ एक आप पिछड़ा वर्ग को देख के, दलित को देख के आप जात पात की राजनीति की तरफ सबका ध्यान दिया जाता है। जी बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं नीरज जी, लेकिन इस बीच आपको यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बात की जाए तो आर्थिक रूप से जो वीकर सेक्शन है उसके लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको रेक्टिफाई करने की जरूरत है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना सवाल रखा है। राजनीति हर मुद्दे पर हो रही है, बहुत अहम सवाल है ये आरक्षण का, क्योंकि ये पुराना मसला है, कोई नया मसला नहीं है। 1992 में मंडल आयोग बना था, उससे पहले क्रीमी लेयर के सिद्धांत को तय किया गया और तमाम चरणबद्ध तरीके से इस बात को तय किया गया कि आरक्षण क्या दिया जाए। संविधान के निर्माण से लेकर संविधान में कुछ आर्टिकल्स भी हैं इसको लेकर, 15/4 की बात की जाए, 16/4 की बात की जाए, 304(1) की बात की जाए, तो तमाम वो आरक्षण के प्रावधान करते हैं। लाल बहादुर जी, आपके पास आ रहा था मैं, वो सवाल आपको मैम आपके पास आ रहा हूं। वंदना जी, अभी आ रहा हूं, जस्ट इनसे रिएक्शन ले लूं जी। हाँ जी, मैं ये बता रहा था सेक्शन 5(2) जो है उसमें क्लियर लिखा है कि सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक आधार पे जो पिछड़े होंगे उनको रिजर्वेशन मिलेगा। सर मुझे पॉइंट्स बता दीजिए, आपके आपत्ति के पॉइंट्स। हमारे कांग्रेस की आपत्ति ये है कि
जिस तरह से भारत सरकार ने 1995 में 1993 में जो तय किए थे पैमाने, उसके बाद अगर कोई नया पैमाना आपने कोई तय किया है तो उस एजेंसी का नाम बता दें, उस आयोग का नाम बता दें, उस किसी क्राइटेरिया आधार, वो सुप्रीम कोर्ट भी बार बार यही पूछती है। अब मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ, अभी ये नोटिफिकेशन लेके आए, ये नोटिफिकेशन कोर्ट में चैलेंज होगा, फिर ये ऐसे लटकेगी। फिर सर मैंने आपसे इसमें पॉइंट्स राजनीति पूछे, करेगी। आपकी आपत्ति के पॉइंट्स क्या हैं वो मुझे कुछ मैं बता बता दें रहा हूं। संक्षेप में। जी मैं वही बता रहा हूँ सौरभ जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। नंबर एक, हमारा जो कांग्रेस की आपत्ति है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून अलग है, हरियाणा का अलग है, जी दोनों में अलग अलग क्यों? क्योंकि सेंटर में तो सैलरी और एग्रीकल्चर इनकम इंक्लूड नहीं है, हरियाणा में है। कांग्रेस आप बता दें, प्रदेश हरियाणा में अध्यक्ष कौन सा ने, सर्वे लाल कराया बहादुर आपने? जी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने बोला, शैलजा ने बोला कि पिछड़े तबकों का अधिकार छीन लिया। वो मैं जानना चाह रहा हूं आपसे, किस तरीके से अधिकार छीन लिया? ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। वंदना बोबली जी, मैं आपका रुख कर रहा हूं। जो लाल बहादुर जी ने कहा अब तक, उस बात से आप कितनी सहमत हैं? उन्होंने कहा कि पूरा बेसिक स्ट्रक्चर जो है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझने की जरूरत है। बीजेपी बेसिक स्ट्रक्चर को ही कहीं ना कहीं बिगाड़ने की कोशिश कर रही है आरक्षण पर। सौरभ जी, सबसे पहले तो लाल बहादुर जी और मेरे में एक पार्टी के अलावा एक बहुत बड़ा फर्क है। वो यहाँ पर डिबेट को समझकर बैठे हैं कि मैं कोर्ट में बैठा हूँ और मैं सेक्शन गिनवा दूं और मैं पॉइंट्स गिनवा दूं तो मैं जीत जाऊंगा या बढ़िया हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आप पॉलिटिकल एक ऐसे पर्सन की तरह बैठी हूँ और एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ जो लोगों के बारे में सोचती है कि लोगों के लिए बेहतर क्या है। मुझे लगता है कि आर्थिक तौर पर अगर जो लोग ज्यादा वीक है उन पर अगर हमने ध्यान दिया है तो उसमें गलत बात नहीं है। ये कितना भी शोर मचा ले कि पिछड़े वर्गों का हमने हक ले लिया, किस प्रकार से ले लिया? जब हमने कहा है कि 27% रिजर्वेशन SC/BC के लिए, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं की गई है, ना हम कर सकते हैं। 27% को मिलेगा ही रिजर्वेशन, उससे कहीं पर कम नहीं किया गया है। और अगर कई बार लगता है कि कम इनकम वालों को हम पार्टी पर ज्यादा रखें, उनको हम ज्यादा हम दें कि जॉब्स उनको ज्यादा मिले, उनको एडमिशन ज्यादा मिले, ये कह रहे हैं कि वो लोग ज्यादा है उनको भी मिले। मतलब आपको क्या लगता है सामाजिक, आप यहाँ पर कोर्ट नहीं चल रहा है, ठीक है, यहाँ पर ठीक है। वंदना जी और लाल बहादुर जी, मैं दोनों के पास आ रहा हूँ। मेरे पास समय का थोड़ा सा अभाव है मैम, मैं आपके पास आता हूँ लाल बहादुर जी। लेकिन इस बीच हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ गए, उनका सवाल लेना हमें इस डिबेट में बेहद जरूरी है। देवेंद्र है रोहतक से हमारे साथ। देवेंद्र, स्वागत है, अपना सवाल करिए। सौरभ जी नमस्कार। जी नमस्कार। हमारे प्रधानमंत्री ने जी रेल बेच दी, जहाज बेच दी, LIC बेच दी जी। अब वो ठेका प्रथा चलेगी, कहाँ आरक्षण रहेगा जी? नौकरी तो है ही नहीं, जो ठेकेदार को अपने हिसाब से लेगा। बिके हुए आपके पास कुछ लेटर आया कि बिक गए? मेरी बहन सुन लो, आप सवाल है। ठीक है देवेंद्र जी, आप एंकर ना बने लाल बहादुर जी। देखिए देवेंद्र जी, जो आपने सवाल रखा वो आपका सवाल रखना अपने हिसाब से लाजमी है, लेकिन आरक्षण को लेकर कहीं ना कहीं खींचतान तो चल ही रही है। लाल बहादुर जी, अब वंदना जी, सवाल यही अहम हो जाता है। लाल बहादुर जी देखिए, मेरे पास समय का थोड़ा सा अभाव है, मैंने आपसे पॉइंट्स पूछे थे सर, वो पॉइंट्स आप आधार नहीं बता पाए। अब आंदोलन की कांग्रेस बात कर रही है, क्या बीजेपी आंदोलन को लेकर तैयार है और कांग्रेस आंदोलन कर रही है, तो उस पूरे मामले पर किस तरीके से रुख रहने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। लाल बहादुर जी, मैं क्षमा चाहूंगा, समय की थोड़ी कमी है, नहीं तो मैं आपके पास आता। वंदना बोबली जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जी बिल्कुल, अगली बार मैं आपको फिर से शामिल करूंगा और फिर से आपसे सवाल पूछूंगा कि अगर ठीक है, आप करिए। मेरी बहन से सिर्फ ये पूछना, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसके बाद अशोक कुमार स्टेट ऑफ बिहार, उसके अलावा कोई भी कानून, कोई आधार, कोई बेसिक चीज मुझे बताते हैं। हमने उस बेस पे ये रिजर्वेशन का फंडा बदला। आप मोदी को नहीं मानते, केंद्र सरकार की बात को नहीं मानते, वहाँ रिजर्वेशन का फंडा अलग है, हरियाणा में अलग है। ऐसा कोर्ट ने पूरे देश में 1999 में ठीक है, ऐसा क्या? ठीक है लाल बहादुर जी, ठीक है, के बारे में कहा था, वो बहस में नहीं पड़ेंगे। कांग्रेस ने जिस तरीके से बात की है, चर्चा बहुत फ्रूटफुल होनी चाहिए, क्योंकि आरक्षण एक जमीनी मुद्दा है, पुराना मुद्दा चला आ रहा है। लाल बहादुर जी आप भी जानते हैं, वंदना जी आप भी जानती हैं, और जमीनी स्तर पर इसका कहीं ना कहीं जो आम लोगों को हक है वो मिलना चाहिए। अब कांग्रेस आंदोलन करेगी, बीजेपी किस तरीके से उसको लेगी, ये देखने वाली बात होगी। दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और समय निकालने के लिए। तो आरक्षण पर तकरार लगातार जारी है। हरियाणा सरकार ने आरक्षण की जो सीमा है वो तय कर दी है। अब केंद्र सरकार की जो गाइडलाइंस थी उसके मुताबिक वो 8 लाख रुपए वार्षिक अगर आमदनी होती है तो आरक्षण की सीमा
से जो क्रीमी लेयर है उसके तहत लोग आते हैं और जिनकी आमदनी आय 8 लाख से ज्यादा है उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, यानी कि ओबीसी 27% आरक्षण का। अब हरियाणा सरकार ने उसे 6 लाख कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 3 महीने के अंदर आपको इसको तय कर बताना है। अब जब हरियाणा सरकार ने कर दिया तो तकरार भी शुरू हो गई। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या आम जनता को आरक्षण का लाभ मिल पाएगा या फिर यह आरक्षण प्रदेश में तकरार की भेंट चढ़ जाएगा। फिलहाल मेरे साथ सवाल आपका मैं इतना ही। नमस्कार।